क्या है चैप्टर का नाम? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या समझ में आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट? सही हो गलत हो चलेगा, बोलो। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद मुझे तुम लोगों से सही जवाब चाहिए। जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तब तक गलत जवाब देने की आज़ादी है तुम्हारे पास, तो गलत जवाब दे सकते हो। तो इसमें दो वर्ड हैं, एक तो है इकोनॉमिक और दूसरा है डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक से क्या समझते हो और डेवलपमेंट से क्या समझते हो? दो अलग अलग वर्ड है ना। व्हाट इज़ इकोनॉमिक? क्या भाई गुजराती हो तुम लोग? इकोनॉमिक नहीं समझोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इकोनॉमिक मतलब हर वो चीज़ जो पैसों से रिलेटेड है उसको बोलेंगे इकोनॉमिक। डेवलपमेंट का मतलब हर वो चीज़ जो कि पैसों से रिलेटेड है वो कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है, कितना डेवलप हो रही है, तो दैट इज़ डेवलपमेंट, कितना विकसित हो रही है। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं ज़रा। वी लिव्स इन इंडिया, हम इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज़ में रहते होंगे। हमें कंट्री की बात करेंगे अब, क्योंकि इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में 5 ही तरह के सामान बन रहे हैं, ठीक है, 5 तरह के सामान। ये 5 तरह के प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं इस समय, ओके। 5 तरह के प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे साल 2024-25 की। ये जो साल है 2024-25, कभी भी हम किसी देश की इनकम को कैलकुलेट करते हैं या अपनी भी इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक अलग कैलेंडर चलता है, डिफरेंट कैलेंडर। और वो कैलेंडर चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी फैक्ट्री पर्सनस होते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं, ये सभी लोग अपना खाता तैयार करते हैं मार्च एंडिंग में, ठीक है। तो मार्च एंडिंग तक इनको अपना खाता तैयार करके अपना बुक एकदम सब कुछ क्लोज करना रहता है। ये इनका साल का, ये इनका मतलब साल है पूरा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो हमने देखा 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक इंडिया में ये 5 प्रोडक्ट कितने बने, कितने वैल्यू के बने। फॉर एग्जांपल फूड के 10 यूनिट बनते हैं, कितने यूनिट? और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कितनी है? 2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू है 2 रुपये। अब ये 10 यूनिट कुछ भी हो सकते हैं खाने से रिलेटेड, चाहे अनाज का उत्पादन हुआ हो, पैकेट फूड का हुआ हो या कुछ और चीज़ का। हमने ये माना कि इंडिया में साल 2024-25 में खाने से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्शन हुआ था 10 यूनिट हुआ था और 1 यूनिट की वैल्यू है 2। कितना है? 2। तो टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ? कितने रुपए का? 20 रुपीज़ का। इतना हुआ। हेल्थ से रिलेटेड 5 यूनिट प्रोडक्शन हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? कितनी है? 2 रुपये। तो कितने का प्रोडक्शन हुआ? 10 रुपये का। एजुकेशन से रिलेटेड एज्यूम करो कि 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू है 1 रुपये। तो कितना हो गया ये? शेल्टर, कहीं पे मकान बन रहे हैं, कहीं पे प्लॉट कट रहे हैं, कहीं पे कुछ हो रहा है, ऐसे करके टोटल 5 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है और 1 यूनिट की वैल्यू है 3 रुपीज़। तो कितना हो गया? क्लॉथ से रिलेटेड 15 यूनिट हुए और 1 यूनिट की वैल्यू है 1 रुपये। तो कितना हो गया ये? अब इस पूरे को कैलकुलेट करो। कितना? 7070। तो इंडिया में साल 2024-25 में
70 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है। कितने रुपए का? 70 रुपये का प्रोडक्शन। ये जो 70 रुपये का प्रोडक्शन है ना, ये 5 चीज़ों को मिलाकर हमने कैलकुलेट किया, जिसमें सबकी वैल्यू अलग अलग थी। कोई 1 रुपये पर यूनिट, कोई 2 रुपये पर यूनिट, कोई 3 रुपये पर यूनिट। टोटल प्रोडक्शन हुआ 70 रुपये का। ये थी इंडिया की इनकम। क्या थी? इंडिया की इनकम। और इसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोला जाता है जीडीपी। क्या बोलते हैं? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या फुल फॉर्म है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इंडिया की जीडीपी साल 2024-25 में कितनी थी? 70 रुपये। ये जीडीपी है इंडिया की। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? कुछ है जो सर के ऊपर से निकल गया हो? सब कुछ क्लियर है? ओके। अब अगला साल देखो, 2025-26। 2025-26 में सेम फूड का कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ? 15। तो कितने हो गए? सेम। हेल्थ के हुए 7 यूनिट्स। एजुकेशन का हुआ 7। कितना हो गया ये? और शेल्टर का हुआ 4। कितना हो गया? और क्लॉथ का हो गया 20। आप कैलकुलेट करो। सही कैलकुलेशन करना एकदम। कितना? कितना? 83। तो साल 2025-26 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी? साल 2025-26 में इंडिया की जीडीपी कितनी हुई? 83। 83। ओके। सो 2024-25 में 70 जीडीपी और 2025-26 में 83 जीडीपी। अब मुझे बताओ तुम लोग, ये इंडिया की डेवलपमेंट है या नहीं है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। ओके। नहीं, चल जाएगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसको नहीं बोलेंगे। हमने क्या किया? हमने पैसों के मामले में तो ग्रो कर लिया, तो ये हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको ग्रोथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मामला पैसों का है। ये 70 जीडीपी थी, ये 83 हुई। अगर ये 70 की जगह 65 हो जाती तो अभी इसको इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते। लेकिन वो ग्रोथ कैसी होती? नेगेटिव। कैसी होती? नेगेटिव ग्रोथ। तो ग्रोथ नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। लेकिन डेवलपमेंट कभी भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही होगा। आया समझ में इतना? अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसको बोलेंगे वो समझो। यहां पर ये जीडीपी थी 70। ये 70 को अज्यूम करो कि इंडिया में 10 लोग रह रहे हैं। कितने लोग? 10 लोग। तो पर पर्सन, अब ये पूरी इंडिया की इनकम है, इंडिया की जीडीपी है 70, तो पर पर्सन कितना पड़ा? 10 ना, 7। तो पर पर्सन 7 रुपीज। इसको बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं? इसको पर पर्सन इनकम भी बोल सकते हैं, बट इकोनॉमिक की भाषा में इसको पर कैपिटा इनकम बोला जाता है। क्लियर हुआ? तो देखो, अब कायदे से लॉजिक लगाओ। 70 रुपए इंडिया की जीडीपी थी,
और इस कंट्री में केवल 10 लोग रह रहे हैं, तो 10 लोगों के हिसाब से 7 रुपये होना चाहिए, पर पर्सन के जेब में 7 रुपये होना चाहिए। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि सच में पर पर्सन जेब में, हर एक व्यक्ति की जेब में 7 रुपये होंगे? कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, ऐसा हो सकता है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, इस प्रोडक्शन से जितना भी पैसा बना है, ये प्रोडक्शन करने वाले कोई 2-3 ही लोग होंगे, सारा पैसा उनकी जेब में गया होगा। ऐसा भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ऐसा मान लो 10 लोग हैं, तो 10 में से जो 5 लोग हैं वो मिडिल क्लास है, कैसे है, और 3 लोग हैं जो पुअर है, और जो 2 लोग हैं वो रिचेस्ट है। तो जो 70 है, 70 में से ये 2 लोगों के पास है 30 रुपए, कितना बचा, कितना 40। तो 40 में से ऐसा अज्यूम कर लो कि इनके पास है 30, बाकी के पास है 10। तो यहां पर पर्सन कितना हुआ, 15। यहां पे पर पर्सन कितना हुआ, 6। हाँ, और यहां पे पर पर्सन 5 कैसे हुआ, 3, मतलब 3 लगभग 3 पॉइंट कुछ, 3.3। तो यहां पे सबसे अमीर कौन निकल कर आया, ये लोग। तो अगर हम पर कैपिटा के हिसाब से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा दिखने में कि हाँ, इंडिया में हर इंसान की जेब में 7 रुपए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया में 2 लोग ऐसे हैं जिसके पास 30 रुपए हैं, मतलब 15-15, और 5 लोग ऐसे हैं जो 6-6 रुपए में गुजारा कर रहे हैं, और 3 लोग तो ऐसे हैं जो सिर्फ 3-3 रुपए में गुजारा कर रहे हैं। आ रहा समझ में? मतलब इंडिया पैसे तो कमा रहा है, ओके 70 रुपए कमा रहा है, पाकिस्तान तो 30 रुपए कमा रहा है, बाकी और कंट्री है जो और कम कमा रहे होंगे, लेकिन इंडिया 70 रुपए कमा रहा है। मतलब इंडिया ज्यादा अमीर है, लेकिन एक्चुअल में इंडिया अमीर नहीं है, क्योंकि वो जो ज्यादा पैसा आया है वो कम ही लोगों के पास आया है, ज्यादा लोग तो गरीब हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ऐसा हो जाए, अगर इन केस ऐसा हो जाए कि सभी के पास 7 रुपए हैं, तो हम मानेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आया समझ में? और ये होता कैसे है? क्या ऐसा हो पाएगा कि भाई रिलायंस कंपनी का मालिक या आदित्य बिरला, ये ऐसे लोग आके बोलेंगे कि यार मेरे पास तो जेब में 15 रुपए आ गए हैं, लो भाई बाकी लोग को, बाकी किसके पास कम कम पैसा है मुझे बताओ, सबको दे दूंगा मैं? ऐसा होगा? नहीं होगा ना। लेकिन उनके जेब में से पैसा निकाला जाता है। ये जो यहाँ पर 15 रुपए आए ना इनके पास, इनकी जेब में से पैसा निकाला जाएगा, और इनकी जेब में से पैसा निकाल के बाकियों की जेब में डाला जाएगा। और वो कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? हाँ, सही बोला, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगी अच्छा भाई तुमने साल 2024-25 में 15-15 रुपए कमाए हैं, बहुत पैसे कमा लिए, टैक्स दो। गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, तो गवर्नमेंट ने लगा लिया टैक्स, गवर्नमेंट ने इन दोनों से 5-5 रुपए ले लिए, तो इनके पास बचे 20 रुपए, और बाकी 10 रुपए किसके पास आ गए? किसके पास आ गए? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी कि 10 रुपए इनके पास आ गए तो ये बाकी के यहाँ पर जितने कम पड़ रहे हैं उनके खाते में पैसे भेज दो, ऐसा नहीं करेगी। ये लोग क्या करेंगे इन पैसों से? यही सब तो खरीदेंगे, खाना खरीदेंगे, अपनी हेल्थ अगर उनकी खराब होगी तो दवाइयाँ वगैरह खरीदेंगे, इलाज करवाएंगे, बच्चों को पढ़ाना होगा, घर खरीदना होगा, कपड़े वगैरह, एंजॉयमेंट, यही सब होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? इस 10 रुपए का यूज करेगी इन चीजों के लिए। आया समझ में? गवर्नमेंट इन 10 रुपए का यूज करेगी, कंट्रोल की दुकान खोल के पीडीएस स्कीम चलाएगी, लोगों को फ्री में राशन देगी। गवर्नमेंट इन 10 रुपए का यूज करके आवास योजना चलाएगी, लोगों को घर देगी। इसका यूज करके बीआरटीएस चलाएगी, लोगों को बस की सुविधा देगी 5 रुपए में। हेल्थ, सरकारी हॉस्पिटल्स खोलेगी, सरकारी स्कूल्स। समझ में आया? मतलब ये कि गवर्नमेंट ने उनके जेब में से पैसा निकाल लिया और इसको वहां पे खर्च कर दिया, जिसका यूज कर रही है कौन? ये गरीब जनता,
जिनके जेब में पैसा नहीं था। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये चीज हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और समझो कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम, क्या हम इसको नेशनल इनकम बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। तो जीडीपी है ये, इसको नेशनल इनकम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि नेशनल इनकम मतलब पूरे राष्ट्र की इनकम। तो जो इस देश के नागरिक हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस देश में रहकर ही पैसा कमा रहे हैं, वो देश के बाहर जाके भी तो पैसा कमाते हैं। बहुत लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, यूएसए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहाँ जाके इंजीनियर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, वहाँ जाके जॉब करते हैं, पैसे कमा के इंडिया में भेजते हैं। ऐसा होता है ना। बहुत सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट को बाहर बेचती है। बहुत सी ऐसी इंडियन कंपनीज हैं जो अपने ब्रांचेस को बाहर ओपन करती है, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में, जापान में, सिंगापुर में, अलग अलग एरियाज में, है ना। वहां से वो कंपनीज पैसे कमा के इंडिया में भेजती है। तो वो जब पैसा इंडिया में आता है, फॉरेन करेंसी, विदेशी पैसा जो हमारे लोगों ने कमाया है वहां पर, वो जब इसमें ऐड होगा, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको क्या बोलेंगे हम? नेशनल इनकम। समझ में आया? अगर कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी पैसे की कमाई हमारे इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर हो रही है, सिर्फ इंडिया के अंदर ही हो रही है, तब तक उसको, वो जीडीपी का पार्ट है। अगर कोई पैसा बाहर से आया है इंडिया में, तो उसको जीडीपी में ऐड कर देंगे, फिर वो बन जाएगी क्या? नेशनल इनकम। ओके, अब इसी में बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से चलेंगे। देखो, यहां पर ये 70 रुपए आया था, ये 83 आया। ये 70 83 क्यों हो गया? क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है। यहाँ पर यूनिट 5 एक्स्ट्रा हुई है, यहाँ पर 5 से 7 हो गया, मतलब 2 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुई है। सिर्फ यहाँ पर कम हुआ, 10 से 7 हो गया, 3 कम हो गया। लेकिन यहाँ पर 5 से 4 मतलब 1 कम, और यहाँ पर 15 से 20 मतलब 5 ज्यादा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये प्रोडक्शन तो सेम है, एकदम सेम, कोई चेंजेस नहीं हुआ अगले साल, फिर भी नेशनल इनकम या जीडीपी बढ़ी हुई नजर आ रही है, बढ़ी हुई नजर आ रही है, प्रोडक्शन उतना ही हुआ है। जैसे देखो, 2025-26 की जगह 2026-27 पकड़े। अब यहाँ पर कितना प्रोडक्शन था फूड का? 15। तो यहाँ पर भी 15 ही है भाई, कुछ ज्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर 7 ही है, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 20, इतना ही है। लेकिन ये जो नीचे फिगर है ना, ये चेंज हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा प्रोडक्शन सेम होने के बाद भी। कैसे होगा ज्यादा? हाँ, यूनिट की जो प्रोडक्शन की जो रेट है वो बढ़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 15, 2 से कैलकुलेट कर रहे थे तो 3 से कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करो। कितना हो गया चेंज? बहुत ज्यादा चेंज हो गया है ना। और जबकि प्रोडक्शन तो उतना ही था, तो कायदे से तो ये सेम आना चाहिए, लेकिन सेम नहीं आया, क्योंकि प्रोडक्शन उतना होने के बाद भी हुआ ये कि जो चीजें प्रोड्यूस हुई थी उसकी रेट बढ़ गई उस साल, अगले साल उसकी रेट बढ़ गई, और रेट बढ़ने की वजह से हम लोग रेट के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग महंगाई को जोड़ लेंगे। ये क्या है? महंगाई। हमने महंगाई को जोड़ लिया और इसलिए जीडीपी हमें ज्यादा दिख रही है। आया समझ में? तो ये है इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट। अभी इकोनॉमिक्स में आगे जो चैप्टर्स आने वाले हैं उसमें इन्फ्लेशन आएगा, तब ये टेबल मैं वापस से पढ़ाऊंगा तुमको और पूछूंगा क्या है ये। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे।
देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो जो मैंने ऑलरेडी समझा दिया। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो समझना है। फीचर्स पढ़ने हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के, कि अगर कोई इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो हम कैसे बताएंगे कि ये जो इकोनॉमी है ये डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है, वो फीचर्स। फिर हम देखेंगे इसमें इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देन 6th पॉइंट में हम पढ़ेंगे कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें ऐड होती है तब जाके वो प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वही है जो अभी जस्ट हमने देखा कि 70 रुपीज तो आया कंट्री में, लेकिन ये 70 रुपीज कितने लोगों में बट रहा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर कम लोगों के हाथ में ज्यादा है तो वो नेगेटिव है, सही नहीं है। ज्यादा लोगों के हाथ में बराबर है या अच्छा अमाउंट है तो उसको सही मानेंगे, उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का अलोकेशन कैसे होता है किसी भी कंट्री में। फिर मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के 3 तरीके हैं, इनको डिटेल में पढ़ना है। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 3 मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स का वेटेज है इसका, 3 मार्क्स के लिए, और मोस्टली इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स के लिए हमें इतना पढ़ना है। देखो भाई, इंट्रोडक्शन देखो, टेक्स्ट बुक खोलो अपनी, फर्स्ट पेज देखो। एवरी पर्सन्स मॉर्निंग बिगिंस इन अ डिफरेंट वे। मैनी पीपल लेड देयर लाइफ फुल ऑफ मटेरियल, फुल ऑफ प्लेजर, but maximum people of the world are seen struggling for existence. For these people who are called poor, या physical pleasure, well-being और resting is an imagination only। कि हर एक इंसान की या हर एक फैमिली की जो सुबह है वो अलग तरीके से होती है। कोई ऐसा परिवार है जो सुबह उठते से ही काम में लग जाता है क्योंकि उनको रात होते होते एटलीस्ट इतने पैसे कमाने हैं कि वो रात में अपना खाना खा सके, इतने भी पैसे नहीं है उनके पास। और कोई परिवार ऐसा है जो सुबह उठता ही उनके लेवाइश तरीके से, काम पे जाना है तो ठीक है, नहीं जाना तो नहीं जाना, धंधा चल रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं अपना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इंडियन सोसाइटी में। और जो ऐसे लोग होते हैं गरीब लोग, इनके लिए रेस्ट करना, अच्छी लाइफ जीना, ये सब सिर्फ एक इमेजिनेशन मात्र है। देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एक ये परिवार है, एक ये परिवार है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होगा। ये परिवार के लिए सिर्फ ये ऐसा जीवन जीना सिर्फ एक कल्पना होगी। हालांकि दोनों फोटो चैट जीपीटी से निकाली है मैंने, लेकिन ऐसा एग्जिस्ट करता है इंडिया में एक्चुअली। अब मोदी जी ये सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई कि इंडिया में इतने सारे लोग, मतलब बहुत सारे परिवार जो है वो ऐसे कंडीशन में है और कुछ परिवार जो है वो ऐसे कंडीशन में है। सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है इस चीज का। अब ये सोच रहे हैं, देखो ये दोनों क्वेश्चन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसमें ये दिमाग लगा रहे हैं कि हाउ हैज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड, आखिर ये सिचुएशन कैसे ओरिजिनेट होती है, ऐसा कैसे हो जाता है कि एक परिवार बहुत गरीब हो गया और दूसरा परिवार बहुत अमीर हो गया। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आती भी है तो हाउ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि इस प्रॉब्लम से फिर कैसे बाहर निकले, सॉल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का। समझ में आया या नहीं आया समझ में, या बस पिक्चर देख रहे हो, समझना भी है। नेक्स्ट देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव डेवलपमेंट। तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर एक कंट्री को डेवलपमेंट चाहिए। क्या ऐसी कोई भी कंट्री होगी जो सोचेगी कि यार डेवलपमेंट की जरूरत ही नहीं है, हमको अपना देश आगे नहीं बढ़ाना, ऐसा कोई है? सभी को डेवलपमेंट चाहिए। बट द डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली। लेकिन ये जो डेवलपमेंट की रेस है ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक नहीं रहनी चाहिए। ये कहाँ तक पहुंचनी चाहिए? ये लोगों की लाइफस्टाइल को चेंज होना चाहिए इसमें। अगर मामला सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल 70 से जीडीपी 83 हो गई, क्या इतना ही गोल होना चाहिए कंट्री का? नहीं ना, वो 83 किन किन लोगों तक पहुंच पा रहा है, ये भी गोल होना चाहिए। आया समझ में या नहीं आया? नहीं आया, अभी आएगा। बोला ये जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक प्रोसेस है सोशल चेंज की, मतलब समाज में चेंजेस आना चाहिए।
जो लोग अपने, जो परिवार, जो माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे, उनके लिए गवर्नमेंट ऐसी सुविधा करे कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाए। जिन लोग के पास पैसा नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए, गवर्नमेंट ऐसी सुविधा करके दे कि वो अपना इलाज करवा सके, एटलीस्ट फ्री में या कम पैसों में। जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको कम पैसों में घर मिल सके। तो ये, इससे लोगों का जीवन चेंज होगा, और उसको बोलते हैं क्या? सोशल चेंज। ये भी डेवलपमेंट का है पार्ट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है तीन चीजें। जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आए तो इसमें तुम्हें 3 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे, और ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये डेफिनेशन है। अगर 3 में से एक भी पॉइंट नहीं लिखा तो मैं आंसर काटूंगा। 3 पॉइंट देखो क्या है। पहला पॉइंट, हम कैसे मानेंगे कि कोई कंट्री है वो अभी डेवलपिंग है, वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम ऐसे मानेंगे। पहला पॉइंट, कांस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। मतलब एक जो कंट्री है उसकी नेशनल इनकम में लगातार बढ़ोतरी होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए कॉन्स्टेंटली। ये फर्स्ट पॉइंट है। मतलब एक कंट्री की इनकम हर साल बढ़ती रहनी चाहिए, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है। दूसरा, लोगों की पर कैपिटा इनकम भी बढ़नी चाहिए। तुम्हें मालूम है पर कैपिटा इनकम क्या होती है? तो लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा, चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल, चेंज इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। सिर्फ नेशनल इनकम, देश की इनकम ना बढ़े, सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही ना बढ़े, बल्कि लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो। और लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब क्या है? लाइफस्टाइल चेंज होने का मतलब क्या है? जो बेसिक नीड्स हैं वो उनकी पूरी होनी चाहिए, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, शेल्टर, फूड, ये बेसिक नीड्स हैं। अगर ये पूरी हो रही है एक कंट्री में तो मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए? तो ये तीनों पॉइंट लिखोगे अच्छे से कि नहीं लिख पाओगे? जब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूछा जाए तब 3 पॉइंट ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो ये हाईलाइट पे ही सीधा ध्यान जाना चाहिए। कल जब क्वेश्चन दूंगा तो इसी के ऊपर दूंगा, एक्सप्लेन अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा। ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया। अगर ये तीनों चीजें हो रही है तो हम मानेंगे क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है ना? आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े। आज हमको क्या पढ़ना है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो हमको समझना है यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बेसिस पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम कैसे बताएंगे? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव while economic progress is quantitative. Economic development is the first stage while economic progress is the stage after economic development. मतलब ये बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हम क्वालिटी वाइज चेक करते हैं, क्वालिटी वाइज, ये क्वालिटेटिव है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है, इसको क्वांटिटी में चेक करते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था, हमने डेटा तैयार किया था, उस डेटा में हमने क्या देखा कि इंडिया की जो जीडीपी निकल कर आई है वो एक साल में 70 निकल कर आई, उसके अगले साल में 83 निकल कर आई। तो ये क्या हुआ? क्वांटिटी में चेंज हुआ ना, क्वांटिटी बढ़ गई, इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव, तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है क्वांटिटेटिव, लेकिन वो 70 रुपये जो भी हमारी जीडीपी निकली थी 70 रुपये, वो कितने लोगों में बट रही है और कितने लोग उससे अपना जीवन को बेहतर बना पा रहे हैं, उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर। तो वो क्वालिटी चेंज हो रही है, लोगों की लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बोला जा रहा है कि ये फर्स्ट स्टेज है। पहले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होना चाहिए अच्छे से, फिर सोचना चाहिए कि देश की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो। जबकि आमतौर पे ऐसा नहीं होता। आमतौर पे कैसा होता है कि पहले जो कंट्री है वो ये सोचती है कि कैसे हमारी कंट्री की जो इनकम है वो इंक्रीज हो, और उसके बाद फिर हम लोग मेजर्स लेंगे लोगों का जीवन बेहतर बनाने के लिए। समझ में आया? अगर किसी देश के पास पैसा ही नहीं होगा
तो वो कैसे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाएंगे। कहीं पर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा होगा तो लोगों के जेब में पैसे कहाँ से आएंगे और कैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। तो आमतौर पर जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो पहला स्टेज होता है और डेवलपमेंट उसके बाद वाला स्टेज होता है। सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी में चेंजेस होते हैं लगातार, उस चेंजेस के हिसाब से हम कैसे बताएंगे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिसर्चेज इन इकोनॉमी इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन बढ़ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, बताओ, प्रोग्रेस या डेवलपमेंट? इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। अगर किसी भी कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब क्वांटिटी बढ़ गई, जीडीपी इंक्रीज हुई होगी, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग तरीके से बताया है। क्या बोला है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ा है रिसर्च की वजह से तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आया समझ में या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो, इंडिया में फार्मिंग से रिलेटेड 50% से ज़्यादा लोग, 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मिंग में इंक्लूड है, इंडल्ज है। एज्यूम करो कि फार्मिंग का प्रोडक्शन किसी एक साल 10 रहा, कितना रहा? 10। उसकी अगली साल 15 हो गया। अब ये 15 कैसे हुआ? क्या ये कोई नई रिसर्च हुई जिसकी वजह से ये 15 हो गया? जैसे कि एक अच्छी साइंटिस्ट ने मिलकर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स बनाए, इंजीनियर्स ने कुछ रिसर्च किया और ट्रैक्टर्स बना दिए, कैनाल्स बना दी, तो ये सारे इंप्रूवमेंट हुए रिसर्च की वजह से, जिसकी वजह से किसानों को फैसिलिटीज अच्छी मिली और उसकी वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये जो प्रोडक्शन बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा है? रिसर्च करने की वजह से। तो अब इसको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब समझ गए? अगर नॉर्मल इंक्रीज हुआ है तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखो, ये सेम बात बोली है यहाँ पर। अगर रिसर्च की वजह से इकोनॉमी में इंक्रीज हुआ है, जैसे कि एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स आ गए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नया रिसर्च हुआ और उसके वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कई गुना ज्यादा बढ़ गया, और इसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑन द अदर साइड, when there is increase in agricultural production because of increase in agricultural land, it is called economic progress। अगर किसी साल खेती का प्रोडक्शन 10 था, उसकी अगले साल 15 हो गया, लेकिन वो रिसर्च की वजह से नहीं हुआ, मेथड वही है फार्मिंग का। हुआ ये कि लोगों ने अब ज्यादा जमीनों पर खेती करना शुरू हो गया। अब ज्यादा जमीन पर खेती होगी तो प्रोडक्शन तो ज्यादा हो गई, लेकिन उस कंडीशन में उसको बोलेंगे क्या? प्रोग्रेस। आया समझ में? थर्ड पॉइंट, in relation to developed and developing nations। डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में प्रोग्रेस और डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब होता है ऐसे कंट्रीज जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, लोग बहुत अच्छा कमा रहे हैं, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड काफी अच्छी है। फॉर एग्जांपल यूएसए, फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ये सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब डेवलपिंग कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्रीज में क्या बोला जा रहा है? Difference is seen in both of them in relation to developed and developing nations also. Increase in national income of developed countries is called economic progress। अगर नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है डेवलप्ड कंट्रीज में, यूएसए में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, यहां पर, तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस। लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्रीज में नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ है तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आया समझ में? इसको एकदम क्लियर करके चलना। डेवलप्ड कंट्रीज में जीडीपी बढ़ गई तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक प्रोग्रेस, डेवलपिंग कंट्रीज में जीडीपी बढ़ी है तो बोलेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमी ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। तो जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज की जो इकोनॉमी है उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं?
पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सेपरेट कर सकते हैं। ये बेसिकली दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। ये अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। हम कैसे बताएंगे कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है? कोई फीचर तो होगा, कोई पॉइंट्स होंगे जिसके हिसाब से हम बताएंगे कि हाँ भाई इंडिया अभी डेवलपिंग है, डेवलप्ड नहीं है। यूएसए डेवलप्ड है, इंग्लैंड डेवलप्ड है, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये डेवलप्ड कंट्रीज है। इंडिया डेवलपिंग है, बांग्लादेश डेवलपिंग है, चाइना, नेपाल डेवलपिंग कंट्रीज है। किस बेसिस पे बोलेंगे? कोई पॉइंट्स होंगे, तो वो पॉइंट्स हमें पढ़ना है इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, स्टार्टिंग में बोल दिया कि डेवलपिंग कंट्रीज में आमतौर पर जो पर कैपिटा इनकम होती है ना, वो $735 होती है। $735 से अगर कम है पर कैपिटा इनकम, मतलब एक व्यक्ति की इनकम सालाना $735 से कम है, $735 से कम है, तो उस कंट्री को बोलेंगे कि ये डेवलपिंग कंट्री है। क्या बोलेंगे? डेवलपिंग कंट्री है। और ये कौन सी रिपोर्ट में बताया था? ये बताया था वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट थी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2004। आया समझ में? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 में ये बताया गया कि अगर किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम सालाना $735 से कम है तो उसको बोलेंगे डेवलपिंग कंट्री। अगर सालाना $735 से ज्यादा है तो बोलेंगे क्या? डेवलप्ड कंट्री। अब इसमें एक एक करके पॉइंट्स देखो, डेवलपिंग कंट्रीज के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? क्या होता है? लेस पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम है ना डेवलपिंग कंट्रीज की, वो कम होती है, तो ज्यादा किसकी होगी? डेवलप्ड कंट्रीज की। देखो, नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस while population growth rate is high, so per capita income remains low. Because of less per capita income, living standard बहुत गिर जाता है लोगों का। मतलब ये डेवलपिंग कंट्रीज में जो नेशनल इनकम है वो कम होगी, और नेशनल इनकम कम होगी तो पर कैपिटा इनकम भी तो कम ही आएगा या ज्यादा आएगा? कम आएगा। पर कैपिटा इनकम कम आने का एक दूसरा रीजन भी हो सकता है। अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा है तो अभी पर कैपिटा इनकम कम आएगी, ऐसा भी हो सकता है। वो कब होगा? कब होगा? अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम बहुत ज्यादा है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि उसकी पर कैपिटा इनकम कम आए। हाँ, जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी। लेट्स से कोई एक कंट्री है ए जिसकी पर कैपिटा इनकम है 100, एक कंट्री है बी जिसकी जिसकी नेशनल इनकम, ये नेशनल इनकम है, ए की नेशनल इनकम है 100, बी की नेशनल इनकम है 100, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ए की पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी और बी की कम होगी। ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कितनी होगी? 20, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आ जाएगी? 5। यहाँ पर पॉपुलेशन होगी 50, तो पर कैपिटा इनकम कितनी आएगी? कितनी आएगी? 2। डिफरेंस कितना था? पर नेशनल इनकम सेम होने के बाद भी पर कैपिटा इनकम कम हो सकती है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो इंडिया के मामले में दोनों ही चीजें हैं। दोनों चीजें नहीं है तो दूसरी वाली तो है ही है कि इंडिया की नेशनल इनकम तो ज्यादा है लेकिन पर कैपिटा इनकम कम है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना वहां पर आमतौर पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है। जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी ना वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा नहीं होगी, कम होगी पॉपुलेशन। आमतौर पर तुमने देखा होगा मूवीज में, अगर हॉलीवुड मूवीज देखते हो तो सड़कें एकदम खाली खाली सी दिखती हैं और लोग बड़े बड़े घर बना के रह रहे हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में एक मार्केट में इतनी भीड़ होगी जितनी किसी डेवलप्ड कंट्रीज में पूरे शहर की पॉपुलेशन है। तो इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत हाई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट काफी हाई होती है। और कितनी हाई? 2% से भी ज्यादा। मतलब सालाना वहां की जो जनसंख्या है वो लगातार हर साल 2% की रेट से ज्यादा से बढ़ रही है। समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? मतलब ये कि किसी साल एक कंट्री की पॉपुलेशन 100 थी, अगले साल कितनी हो जाएगी?
102, उसकी अगली साल इसका 2%, उसकी अगली साल इसका 2%, ऐसे बढ़ती जा रही है 2% की रेट से। आ रहा है समझ में? तो ये होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता, वहां पे पॉपुलेशन ऐसे बढ़ती ही नहीं जाती, बहुत ज्यादा स्टेबल रहती है। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, तीसरा पॉइंट ये है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहां पर लोग क्या काम ज्यादा करते हैं? एग्रीकल्चर। यहां पर लोग आमतौर पर एग्रीकल्चर पे ज्यादा डिपेंडेंट है, अदर सेक्टर्स में कम है, एग्रीकल्चर में ज्यादा है। देखो क्या बोला जा रहा है, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज एग्रीकल्चर, more than 60% of the population is dependent on agriculture for employment. Contribution of agriculture in national income of these nation is about 26%. मुझे तुम लोग एक बात बताओ, अगर किसी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन खेती कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है, तो ये अच्छी बात है तुम्हारे हिसाब से या नेगेटिव है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इज इट पॉजिटिव? नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है, देखो इधर डेटा बता रहा है, डेटा क्या बता रहा है कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की या किसी भी डेवलपिंग कंट्री की एग्रीकल्चर कर रही है, लेकिन वो 60% पॉपुलेशन मिलकर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन दे रही है? सिर्फ 26%। मतलब मोर देन 60% पॉपुलेशन मिलाकर सिर्फ 26% ही जीडीपी का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो ये पॉजिटिव कैसे होगा? अगर जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर। ज्यादा से ज्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होना चाहिए। चाइना इतने जल्दी ग्रो कर गया, उसके पीछे रीजन क्या था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर। फोर्थ पॉइंट, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कल जो हमने पूरा डेटा तैयार किया था उसमें हमने क्या देखा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो सब में बराबर था? बराबर था या नहीं था? नहीं था ना। 2 लोगों को ज्यादा मिला, 3 लोगों को तो बहुत ही कम मिला, 5 लोगों को थोड़ा बराबर मिला। तो ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप्ड कंट्रीज में आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन के पास लगभग लगभग सेम इनकम होती है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, यहाँ पर कुछ ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी होती है जो बहुत ही कम में गुजारा कर रही है, और बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी है जो बहुत सारा रिसोर्सेस रख के बैठी है अपने हाथों में। देखो, unequal distribution of income and factors of production is seen in developing countries. This inequality, ये जो inequality है, ये सिर्फ गांव में नहीं होती या सिर्फ शहरों में नहीं होती, ये शहरों में एज वेल एज विलेजेस में, दोनों जगह पर होती है। 20% रिच पीपल जो है वो कंट्री का 40% लेके बैठे हैं, और जो पुअरेस्ट 20% है वो सिर्फ 10% रिसोर्सेज में गुजारा कर रहे हैं। आ रहा है समझ में क्या बोला जा रहा है इसमें? तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज सीन इन द हैंड ऑफ रिच पीपल इन डेवलपिंग इकोनॉमी। तो इसलिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर आमतौर पर यह दिखता है कि जो इनकम है, जो प्रॉपर्टी है, उसका कॉन्सेंट्रेशन रिचेस्ट लोगों में ज्यादा है, और पुअर लोगों के पास कम से कम जमीन होती है, कम से कम पैसा होता है। अगला पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट क्या है? मतलब बेरोजगारी। ओके, क्या तुम लोग बेरोजगार हो? क्या तुम लोग बेरोजगार हो? डू यू अनएम्प्लॉयड और नॉट? क्या तुम लोगों को अनएम्प्लॉयड मान सकते हैं? क्यों नहीं मान सकते? वैसे सही है कि नहीं मान सकते अनएम्प्लॉयड, तुम लोगों को अनएम्प्लॉयड नहीं मान सकते, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखो, किसी भी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड बोलने के लिए, किसी भी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड बोलने के लिए 2 रीजन होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि वो जो व्यक्ति है वो लगातार जॉब ढूंढ रहा है, लगातार जॉब ढूंढ रहा है।
लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। दूसरा पॉइंट है कि वो जो व्यक्ति है वो जॉब करने के काबिल भी है, जॉब करने के काबिल है, लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही। मुझे अब बताओ कि एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, और ये जो ए पर्सन है ये है इंजीनियर। क्या है? इंजीनियर है। तो क्या ये जॉब करने के काबिल है? लेकिन ये सोच रहा है कि यार मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे इंजीनियरिंग में जाना नहीं है। कर ली मैंने इंजीनियरिंग, मुझे आता है, आईआईटी इंजीनियर है, लेकिन अब मुझे कलेक्टर बनना है। तो अब मैं 2-3 साल जॉब नहीं करूंगा और मैं घर में बैठ के पढ़ाई करूंगा, आराम से तैयारी करूंगा। तो 2-3 साल जो वो जॉब नहीं कर रहा, क्या उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? बोलेंगे? उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। क्या वो जॉब ढूंढ रहा है? नहीं ढूंढ रहा ना, उसकी खुद की मर्जी है कि मुझे जॉब नहीं करनी। वो काबिल है, ये बात सही है कि वो काबिल है, स्किल्ड है, कैपेबल है, लेकिन क्या वो सर्च कर रहा है जॉब? नहीं कर रहा। ये पॉइंट तो है, लेकिन ये पॉइंट नहीं है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। बी का एग्जांपल लो। एक बी पर्सन है जो एकदम अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, 5वीं पास भी नहीं है, उसको गिनती करना भी ठीक से नहीं आता, इंग्लिश हिंदी रीड करना भी ठीक से नहीं आता, लेकिन वो मार्केट में जॉब ढूंढ रहा है, जॉब को ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही। क्या उसको अनएम्प्लॉयड बोलेंगे? बोलेंगे। जॉब को ढूंढ रहा है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रही, उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। क्या लोग हो, अभी तो बताया था कि कैपेबल भी होना चाहिए। यहाँ पर वो कैपेबल कहाँ है? उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, उसको उसके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन वो जॉब तो ढूंढ रहा है, जॉब उसको मिल नहीं रही। क्या वो इंजीनियर है? क्या वो डॉक्टर है? क्या उसको पंचर जोड़ना आता है? क्या उसको लाइट फिटिंग करनी आती है? उसको क्या आता है? कोई स्किल नहीं है उसके पास, फिर वो जॉब ढूंढ रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसको अनएम्प्लॉयड थोड़ी ना बोलेंगे। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, कैपेबल होना चाहिए, और सर्च करना चाहिए जॉब के लिए। अगर दोनों चीजें हो रही है तो बोलेंगे कि वो क्या है? अनएम्प्लॉयड। आगे समझ में अब, या फिर से समझाऊं? Unemployment may be counted as an important feature of developing countries. In these countries, ratio of unemployment is more than 3% of total labor force. तो बोला ये जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना होता है? कितना होता है? 3% ऑफ टोटल लेबर। टोटल पॉपुलेशन क्यों नहीं, टोटल लेबर क्यों? एग्जैक्टली exactly. जो टोटल पॉपुलेशन अगर बोल देंगे ना तो डेटा गलत हो जाएगा। टोटल पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है इंडिया के, तुम लोग भी टोटल पॉपुलेशन में आ जाओगे, मैं भी, सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन जो लोग जॉब ढूंढ नहीं रहे और जो लोग कैपेबल नहीं है वो भी तो टोटल पॉपुलेशन का पार्ट है, और उसको भी काउंट कर लेंगे तो फिर डेटा तो गलत हो जाएगा, है ना? तो जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं प्लस जो लोग कैपेबल है, अगर ये दोनों कंडीशन हो रही है और फिर भी जॉब नहीं मिल रही तो बोलेंगे अनएम्प्लॉयड। और उसको बोलते हैं लेबर फोर्स। क्या बोलते हैं? लेबर फोर्स। ये वर्ड भूलना मत, लेबर फोर्स, ये वर्ड 2-3 बार और आएगा। लेबर फोर्स किसको बोलते हैं? लेबर फोर्स बोलते हैं जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है उनको भी, और जो अनएम्प्लॉयड है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही, उनको भी। आया समझ में? दोनों को लेबर फोर्स बोलेंगे। अब मैं टीचर हूं, मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं लेबर फोर्स का पार्ट हूं। मेरी तरह और भी टीचर होंगे जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है, क्योंकि वो उनको टीचिंग करना आता है, वो जॉब ढूंढ भी रहे हैं लेकिन उनको मिल ही नहीं रही, तो वो भी लेबर फोर्स का पार्ट है। तुम लोग लेबर फोर्स का पार्ट नहीं हो, बिकॉज तुम लोग कैपेबल नहीं हो जॉब करने के लिए, और तुम लोग ढूंढ भी नहीं रहे। नेक्स्ट है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, और इस तरह के और भी अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स है जो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सिक्स्थ है पॉवर्टी।
पॉवर्टी क्या है? पॉवर्टी गरीबी, तो गरीबी है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी भी एक और फीचर है डेवलपिंग इकोनॉमी का। पीपल हु आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई देयर प्राइमरी नेसेसिटीज लाइक, तो अभी जैसे तुम लोगों ने बोला कि पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी। एक कोई सोसाइटी है जहां पर हर हर परिवार, हर एक परिवार की सोसाइटी में हर एक परिवार की जो मंथली इनकम है वो 1 लाख रुपए है। सिर्फ एक परिवार ऐसा है जिसकी मंथली इनकम 20,000 रुपए है, क्या उसको गरीब मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों? या फिर 10 लोग हैं, 10 लोगों में सबके पास आईफोन है, एक के पास सैमसंग है, क्या उसको गरीब मानेंगे? नहीं मानेंगे। गरीब मानने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती है, ऐसे ही गरीब नहीं बोल देंगे किसी को। गरीब मानने के लिए कंडीशंस क्या है कि उसकी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक फैसिलिटी भी उसको नहीं मिल पा रही है। और बेसिक क्या है? फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ। अगर ये नहीं मिल पा रहा तो आप बोलेंगे गरीब। ये मिल पा रहा है और पैसे कम है, इनकम कम है, तो उसको गरीब नहीं बोलेंगे, उसको रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं। रिलेटिव, ये है एब्सोल्यूट। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पर कितने लोग गरीब होते हैं? कितने लोग गरीब होते हैं आमतौर पर? 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, मतलब कितना परसेंट? 33%, है ना, 1/3, 33%। देन डुअल इकोनॉमी, ये जो डेवलपिंग इकोनॉमी है इसका 7th फीचर है कि यहाँ पर डुअल इकोनॉमी होती है। डुअल इकोनॉमी का मतलब एक ही कंट्री है और उस एक ही कंट्री में अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग अलग अलग तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है, कोई बहुत कम कमा रहा है, इसको बोलते हैं डुअल इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में पंजाब और हरियाणा जैसे 2 स्टेट्स हैं जहाँ पर लोग आमतौर पर फार्मिंग करते हैं, लेकिन वहाँ के किसान बहुत अमीर हैं। वहाँ पर किसान मॉडर्न मॉडर्न टूल्स और इम्प्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे क्वालिटी के सीड्स का यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पर किसानों के पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं और बड़े बड़े लैंड्स हैं, और इसकी वजह से वहाँ के जो किसान हैं वो बहुत अमीर हैं। लेकिन इंडिया में ही यूपी है, बिहार है, यहाँ पर लोग पुराने मेथड से फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन भी कम है, लैंड भी कम है, और ये लोग, इनकी इनकम भी काफ़ी कम है। तो एक ही कंट्री है, 2 अलग अलग सिस्टम है, इसको बोलते हैं क्या? डुअल इकोनॉमी। नेक्स्ट 8th पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन ज्यादा होने के लिए क्या जरूरी होता है? एक कंट्री है, वहां पर ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा जीडीपी इंक्रीज हो, उसके लिए क्या जरूरी है? कि प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे कि लोगों को काम पे जाने के लिए बस सर्विस, एक अच्छी क्वालिटी के रोड्स, ब्रिजेस और लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सारी फैसिलिटीज होगी तभी तो प्रोडक्शन होगा, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? कि इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अच्छा नहीं है। सूरत का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है और इसके वजह से यहाँ पर इतने बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग हो पा रही है। यूपी बिहार में चले जाओ, एमपी में चले जाओ, वहां पर जो सिटीज है वहां की सड़कें तुम देख लो, एक आदमी सड़क मतलब 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसकी हालत खराब हो जाएगी, 2-3 बार गिर जाए अगर नया आदमी होगा तो। ऐसी तो सड़कें हैं। सूरत की सड़कें देखो, इतने सारे ब्रिजेस बने हुए हैं यहाँ पर, और इसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट है कि रॉ मटेरियल इजीली पहुंच पा रहा है फैक्ट्रीज तक, वहां से मार्केट तक सामान पहुंच पा रहा है, लोग इजीली जॉब पर अपने जा पा रहे हैं। फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। तो जो डेवलपिंग कंट्री है ना, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी लो होता है, कम होता है। फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना। फास्ट हो रहा है क्या? सही है। देखो, जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, लेट्स से इंडिया, और यहाँ पे सपोज ब्रिटेन की बात कर ले, इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है, व्यापार करती है, कोई सामान बेचती है, कोई सामान खरीदती है, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलते हैं? ट्रेड मतलब होता है व्यापार, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय।
अब इंडिया ने कोई सामान खरीदा या बेचा इंग्लैंड को, तो ये क्या हो जाएगा? अगर गुजरात ने कोई सामान बेच दिया महाराष्ट्र को, तो नेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। अब डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज में ना इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या है? देखो, आमतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज क्या चीजें एक्सपोर्ट करेंगी? रॉ मटेरियल। क्या एक्सपोर्ट करती हैं? इंटरनेशनल ट्रेड में दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट और दूसरा, एक्सपोर्ट का मतलब सामान को बाहर बेचना, इंपोर्ट मतलब बाहर से खरीदना। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज होगी ना, वो आमतौर पर क्या एक्सपोर्ट करेगी? डेवलप्ड कंट्रीज को रॉ मटेरियल, जैसे कि वीट हो जाएगा, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्टील, रॉ स्टील, आयरन, कॉटन या फिर फैब्रिक, ये सारी चीजें ये रॉ मटेरियल है। ये कौन एक्सपोर्ट करेगा? डेवलपिंग कंट्री। किसको? डेवलप कंट्रीज को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें होती है ना, इसकी वैल्यू काफी कम होती है, बहुत कम वैल्यू होती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल की कीमत काफी कम होती है। अब लेट से इंडिया ने कॉटन बेचा या फैब्रिक या कपड़ा बेच दिया इंग्लैंड को 10 रुपए के साथ, 10 रुपए, 10 रुपए में, 10 रुपए में 10 मीटर, 10 मीटर। उस 10 मीटर कपड़े का यूज करके इन्होंने बना दी 5 शर्ट। पूरा क्लीन हो जाएगा यार। 5 शर्ट क्या बना दी? 5 शर्ट। और उसको भेज दिया इंग्लैंड में, सॉरी इंडिया में। क्या कर दिया इन्होंने? एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट किया? इसको बोलते हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? फिनिश प्रोडक्ट। जो फिनिश हो चुका है, इसकी बनने की जो प्रोसेस है वो फिनिश हो गई है, आप लोग खरीद के यूज करेंगे, तो ये है फिनिश प्रोडक्ट। तो 5 शर्ट 10 रुपए की कॉटन से इन्होंने बना दिया, 10 रुपए कपड़े से इन्होंने बना दिया और इंडिया में बेचा। एक शर्ट की वैल्यू है 100 रुपए। कितने? तो मटेरियल कितने का खरीदा था? 10 का। और एक शर्ट 100 रुपए, बेची कितनी? 5, मतलब कितना? 500। 10 रुपए के रॉ मटेरियल से थोड़ा इनका लेबर लगा होगा, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी लगी होगी, मशीनरी का खर्चा, ऐसे करके मुश्किल से मुश्किल एक शर्ट को बनाने में 10 से 20 रुपए का खर्चा आया होगा। ये लोग कितने में बेच रहे हैं? 100 रुपए में। कितना प्रॉफिट हो रहा है? तो जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, उसमें पैसा बहुत है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। एक जो गन्ना है वो मुश्किल से 1 रुपए में या 1 रुपए में 2 आ जाएगा, एक गन्ना। लेकिन जब उससे जूस निकालते हैं तो 2 ग्लास निकलेगा, जो कि जिसकी वैल्यू 40 रुपए है ना। तो रॉ मटेरियल बहुत सस्ता होता है। आया समझ में? तो ये प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। डेवलपिंग कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट करेंगी? रॉ मटेरियल। और डेवलप्ड कंट्रीज क्या एक्सपोर्ट करेंगे? फिनिश प्रोडक्ट। और वो ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है चीजों को बनाने की। डेवलपिंग कंट्रीज के पास आमतौर पर टेक्नोलॉजी नहीं होती कि कम दाम में चीजें कैसे बनाए, तो इसलिए फिर इनको रॉ मटेरियल बाहर भेजना पड़ता है। समझ में आ गया ये पूरा? लाइन देखो क्या लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट, दीज कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट एंड फार्म प्रोडक्ट। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती हैं? एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। नेक्स्ट, लेस इनकम इज गेन्ड बाय एक्सपोर्टिंग दीज गुड्स। तो होता यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही है रॉ मटेरियल, तो उसको इनकम कम आ रही है, इनकम कम मिल रही है। और इंपोर्ट क्या कर रही है? बना हुआ सामान, तो उसमें उनको ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। और इससे होगा क्या? एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्शन इज मोर, सो एक्सपेंस ऑन इंपोर्ट राइजेस। तो उनका जो खर्चा है ना इंपोर्ट पर, वो बढ़ जाता है। मतलब उन्होंने किसी कंट्री में 10 रुपए का माल बेचा और खरीद लिया 50 रुपए का या 100 रुपए का, तो उनको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा ना। फिर एक्स्ट्रा पैसा अपने देश से बाहर चला गया, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। Thus as the condition of foreign trade are adverse, तो इसको बोलते हैं एडवर्स फॉरेन ट्रेड या ट्रेड इम्बैलेंस। इंडिया ने 10 रुपए का मटेरियल एक्सपोर्ट किया इंग्लैंड को और 100 रुपए का मटेरियल या 50 रुपए का मटेरियल इंपोर्ट कर लिया इंग्लैंड से, तो कितने का गैप आ गया? 40 रुपए का। इंडिया ने 10 रुपए कमाए
और 50 रुपए दे दिए, मतलब 40 रुपए और दिए अपने जेब से। इसको बोलते हैं ट्रेड इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने एक रील देखी अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे या कहीं पर, जहाँ पे मोदी जी बोल रहे हैं भाइयों और बहनों सोना मत खरीदो, न्यूज़ में बहुत चल रहा है ये, सोना मत खरीदो, विदेश यात्रा मत करो, घूमने मत जाओ बाहर कंट्री को छोड़ के, पेट्रोल कम खर्च करो, वर्क फ्रॉम होम करो। ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? क्योंकि ये प्रॉब्लम आ गई थी। लाइव एग्जांपल है ट्रेड इम्बैलेंस की। जब हम बाहर किसी कंट्री से व्यापार करते हैं तो वो रुपए नहीं लेगा, रुपए का उसको क्या करना है? क्या वहां पर वो रुपए से सामान खरीदेगा क्या? अपनी कंट्री में नहीं खरीदेगा ना। किससे खरीदेगा? डॉलर से। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना वो डॉलर से होता है। अगर इंडिया को 10 रुपए मिल रहे हैं तो वो डॉलर में मिलेंगे, इंडिया को 50 रुपए देने पड़ रहे हैं तो मतलब $50 देने पड़ रहे हैं। तो जो $40 इसने अपने जेब से दिए ना, ये $40 इसको कमाने पड़ते हैं, इंडिया को कमाने पड़ते हैं $40। और अगर हम ज्यादा सोना खरीदेंगे तो सोना बाहर से आता है, तो इससे होगा क्या कि इंडिया से ज्यादा डॉलर बाहर जाएगा। अगर हम विदेश यात्रा करेंगे, फॉरेन कंट्री में घूमने जाएंगे, तो मतलब हम इंडिया की करेंसी को वहां से एक्सचेंज कर रहे हैं, तो मतलब ज्यादा डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है। आया समझ में? पेट्रोल हम लोग बाहर से मंगाते हैं, अगर हम ज्यादा पेट्रोल खर्च करेंगे तो मतलब ज्यादा डॉलर इंडिया से बाहर जा रहा है। और इंडिया के पास जब डॉलर नहीं होगा ना, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इंडिया जो है वो पेट्रोल खरीद ही नहीं पाएगा। डॉलर नहीं होगा तो पेट्रोल नहीं आ पाएगा, जो जरूरी चीजें हैं वो नहीं आ पाएगी इंडिया में। इसलिए मोदी जी ने बोला कि सोना मत खरीदो। वर्ड देख के समझ में आ रहा है? वर्ड में क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है हर वो काम जिसके बदले में हमको क्या मिले? पैसा। यहां पर देखो, ये कोई टीचर है, डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या प्लम्बर है, ये जो भी काम करेंगे इसके बदले में इनको पैसा मिलेगा। तो ये जो काम कर रहे हैं इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां पर देखो, एक मदर है जो अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो क्या इसको पढ़ाने के लिए ये अपने बच्चे से पैसा लेगी? एक माँ अपने बच्चे को जो परवरिश करती है, क्या उसके बदले में उसको पैसा मिलता है? नहीं मिलता। तो क्या इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे? तो ये हो जाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब काम तो किया लेकिन पैसे कमाने के लिए नहीं किया, उसके बदले में पैसा नहीं मिला, ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सिमिलरली कुछ लोग यहाँ पर अपने मर्जी से कचरा साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं पब्लिक प्लेसेस से, तो इनको पैसा नहीं मिल रहा, ये बिना पैसे के काम कर रहे हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। तो ये है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटीज दैट आर नॉट एम्ड एट ऑब्टेनिंग इनकम और रेसिप्रोकेट समथिंग इनडायरेक्टली। तो अगर कोई व्यक्ति भले ही पैसा ना कमाए, पैसे के बदले इसको कोई और सामान भी मिल रहा हो, तो भी इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बोलेंगे। मतलब कोई ऐसा काम करा जिसके बदले में कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी फायदा नहीं हुआ हमें, फिर भी हमने किया काम, तब उसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि नर्चरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर, एक माँ जो अपने बच्चे की परवरिश करती है वो सोशल सर्विस, ये है सोशल सर्विस। और इस तरह की जो चीजें हैं वो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगला टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ। तो इंडियन इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है वो हमें देखना है। इसमें जो भी इकोनॉमी होती है ना, वो 3 पार्ट्स में कैटेगराइज होती है। 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में फोटो देख के क्या समझ में आ रहा है? फार्मर। प्राइमरी सेक्टर में फार्मिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी वो प्राइमरी सेक्टर में होगी। दूसरा, कोई मछली पकड़ रहा है, प्राइमरी सेक्टर में। अगर जमीन में से हम कोई मिनरल्स निकालते हैं, लोहा निकाला, कोयला निकाला, वो भी किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर का। कोई जानवर पाल रहा है अपने खेतों में या अपनी जमीन पर, गाय पाल ली, भैंस पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, तो ये भी क्या है? प्राइमरी सेक्टर। बेसिकली हर वो चीज जो कि नेचर से इन्वॉल्व है, नेचर से, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो भी प्रोडक्ट हमें, जो भी मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, उसको हमने मशीनों का यूज करके कुछ बनाया, कुछ नया प्रोडक्ट बना दिया, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर में किसी ने खेती करी,
गेहूं की खेती करी, गेहूं को बेच दिया किसी फैक्ट्री वाले को, पार्ले जी बिस्किट बनाने वाले को, उसने प्राइमरी सेक्टर से गेहूं खरीदा और अपनी मशीनों में डालकर उसको क्या बना दिया, पार्ले जी बिस्किट। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीजें आती है, स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, जो भी इंडस्ट्रीज होगी वो सेकेंडरी सेक्टर में। जो फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सब किस में आ जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में। अगला क्या है, सर्विस सेक्टर। Different type of services are included in this section. Services like trade, communication, airways, waterways, education, health, banking and insurance, tourism and entertainment are included in this sector. सर्विस सेक्टर में बेसिकली ये होता है जहां पर एक व्यक्ति पैसा दे रहा है, बदले में उसको कुछ सामान नहीं मिल रहा, उसको क्या मिल रहा है, सर्विस मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बस में बैठोगे, टिकट लोगे 20 रुपए का, तो तुमने उसको 20 रुपए दिए, तो क्या 20 रुपए में 20 रुपए के बदले तुम बस उठा के ले जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं ना। तुम बस में बैठोगे, बस वाला तुम्हें कहीं पर छोड़ेगा जहां तुम्हें जाना होगा, तो ये तुम्हें सर्विस मिली। तुम लोग यहाँ पर आते हो, ट्यूशन पढ़ते हो, तुम लोग फीस देते हो, तो फीस देने के बदले तुम लोग कोई स्मार्ट बोर्ड ले जाओगे उठा के, या मुझे ले जाओगे, टीचरों को ले जाओगे, नहीं। टीचर आते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, ये टीचर सर्विस दे रहे हैं। तुम्हारी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास जा रहे हो, पैसा दे रहे हो, डॉक्टर तुम्हें चेक करेगा कि अच्छा इसको मलेरिया है या इसको डेंगू है या इसको नॉर्मल फीवर है, उसके बदले में वो दवाई लिखेगा। उसने दवाई दी नहीं है, दवाई लिखी है, उसको नॉलेज है, तो ये उसने सर्विस दी है। आया समझ में, ये है सर्विस सेक्टर। नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये एमसीक्यू है। डेवलपिंग कंट्रीज में कौन सा सेक्टर ज्यादा होता है इन तीनों में से, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। अब मुझे बताओ कि डेवलपिंग कंट्रीज में आमतौर पर कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में होते हैं, कितने परसेंट पॉपुलेशन, 60%। और ये लोग कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं, वेरी गुड। तो ये है डेवलपिंग इकोनॉमी का फीचर। लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे एक कंट्री की इकोनॉमी डेवलप करती है, वैसे वैसे वो कंट्री धीरे धीरे शिफ्ट हो जाती है किस पर, सेकेंडरी सेक्टर पर। जो कंट्री जितनी ज्यादा डेवलपिंग होगी, डेवलपिंग फेज में होगी, उतना ही ज्यादा वो एग्रीकल्चर में होगी, उतनी ही ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेंगी। धीरे धीरे जैसे उनकी इकोनॉमी बढ़ती है, ग्रो करती है, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं किस पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, और फिर किस पर, सर्विस सेक्टर पर। लेकिन इंडिया के मामले में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। इंडिया स्टार्टिंग में प्राइमरी सेक्टर में था, उसने ये फेज स्किप कर दिया और फिर सीधे जंप कर गया किस पर, सर्विस सेक्टर पे। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, सर्विस सेक्टर अच्छे से ग्रो कर रहा है। प्राइमरी सेक्टर तो बहुत अच्छे से ग्रो कर गया, लेकिन सेकेंडरी सेक्टर ग्रो नहीं कर पाया, और इसके वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत स्लो है। अदरवाइज चाइना की इकोनॉमी को तुम देखोगे बहुत तेजी से बढ़ी। क्यों, क्योंकि चाइना लगभग हर सामान अपने यहाँ पे बना रहा है, हर चीज की कॉपी बना देता है, और वो भी सस्ते में। इंडिया में भी तुम देखोगे लगभग हर चीज तुम्हें चाइनीज प्रोडक्ट मिल ही जाएगा, और बहुत सारे लोग चाइनीज मटेरियल यूज करते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि चाइना बहुत बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करता है, सेकेंडरी सेक्टर बहुत अच्छे से वहां पर ग्रो हुआ। एक टॉपिक है, पढ़ लेते ना, छोटा सा ही है। इतना कल अच्छे से पढ़कर आना घर से। डीटी तो होगी भाई, डीटी मतलब, डीटी का मतलब क्या होता है, डेली टेस्ट। और आज जिसने पर कैपिटा इनकम का आंसर नहीं लिखा था, कल वो घर से 5 बार लिख कर आओगे। कितनी बार, 5 बार। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बोला है कि जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं, जो भी प्रोडक्शन हम करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मेन चीज़ें होती है। तो 4 मेन चीज़ें हैं कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो 4 मेन क्या है देखो, सबसे पहला है लैंड, दूसरा है कैपिटल,
तीसरा है लेबर और चौथा है एंटरप्रेन्योर। तो लैंड एग्जाम्पल ले लो, इसमें है क्या कुछ, हाँ ये है। एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि कोई फैक्ट्री लगानी है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, टेक्सटाइल की बड़ी कंपनी लगानी है, ओके। अब टेक्सटाइल कंपनी लगाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लैंड चाहिए ना, तो लैंड चाहिए, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया लैंड। दूसरा वर्कर्स, सीरियसली, मतलब वर्कर्स को जो लैंड हमने लिया है वहां पर लाके खड़ा कर देंगे कि बोलो चलो शर्ट बनाओ, ऐसा? तो जमीन, ऑफ कोर्स यार, कैपिटल चाहिए यार, पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए ना। पैसों को हम लगाएंगे किसमें, प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि मशीनरी खरीदना है, बिल्डिंग बनानी है वहाँ पर, और जो भी पैसा चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह परचेज करनी है या कुछ और परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो सब कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा कैपिटल। देखो ये इसने स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा कर दिया अपना, ये ज़मीन एक्वायर कर ली, मशीनरी ले आया, तो ये सब है कैपिटल। फिर अब आएगा लेबर। अब इसमें लेबर दूसरे नंबर पर है, बट आमतौर पे लेबर थर्ड नंबर पे होता है। तो उसके बाद आएगा लेबर का रोल, लेबर थर्ड नंबर पे। फिर लेबर इसका यूज़ करके, इन मशीनरीज का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगा, है ना। मशीनरी लग गई है, अब उसमें लेबर जाएगी और लेबर मतलब मशीनरी को यूज़ करेगी और उससे कपड़े बनाएगी। देन अब ये एंटरप्रेन्योर का क्या रोल है बताओ, चौथा वाला, हु इज एंटरप्रेन्योर एंड इसका क्या रोल है? बेचने का, तो सेल्समैन किसको बोलते हैं फिर? और बोलो, चलो सही है, जवाब तो दिया कम से कम, और जवाब दो। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, तुम लोगों ने सब कुछ दिमाग लगा लिया, अच्छा लैंड चाहिए, ओके, पैसा भी चाहिए, मशीनरी वगैरह लानी पड़ेगी, ओके, लेबर भी चाहिए, भाई सबसे पहला मालिक तो चाहिए। ये सब करेगा कौन? कौन करेगा, कौन लैंड लेकर आएगा, कौन स्ट्रक्चर खड़ा करेगा, कौन पैसा लगाएगा, कौन लेबर को संभालेगा, ये सब चीज़ें कौन लेगा, कौन रिस्क लेगा, बिजनेस चला नहीं चला, है ना, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क लेता है। आया समझ में? एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक। अब इसमें ना ऑब्जेक्टिव आता है कि ऐसा कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो बाकी के 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके प्रोडक्शन करता है। कौन हो गया फिर ये? एंटरप्रेन्योर। इसने क्या किया, 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करके प्रोडक्शन किया, है ना। इसको एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलना भाई। अजीब सा नाम है ना। खैर, अब इधर ध्यान दो, अगर किसी ने लैंड एक्वायर करी है तो लैंड के बदले में उसको मिलता है रेंट। क्या मिलता है? रेंट। अगर फॉर एग्जांपल मुझे फैक्ट्री लगानी है या एंटरप्रेन्योर को फैक्ट्री लगानी है, तो उसको लैंड लीज पर लेनी पड़ेगी और रेंट पे लेना पड़ेगा, तो उसके बदले में उसको रेंट देना पड़ता है। तो कभी भी लैंड, अगर प्रोडक्शन में लैंड का यूज हो रहा है तो लैंड के बदले में रेंट मिलता है, चाहे किसी को भी मिले वो, जो भी उसका मालिक होगा उसको रेंट मिलेगा। समझ में आया? दूसरा, जो लेबर होती है, लेबर को अपने काम के बदले में मिलता है वेजेस। क्या मिलते हैं? वेजेस। तीसरा, जो कैपिटल होता है, कैपिटल के ऊपर मिलता है इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। आया समझ में? अब इसमें देखो, लैंड ये एक नेचुरल टूल है प्रोडक्शन का। इसमें बेसिकली लैंड की डेफिनेशन दी है जो तुमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ी है कि अपर लेयर है, सरफेस है अर्थ का, और इकोनॉमिक टर्म्स में बोला जा रहा है कि ये नेचुरल रिसोर्स है। लैंड हमको मालूम है नेचुरल रिसोर्स है, इसका यूज हम खेती करने के लिए भी कर सकते हैं, फैक्ट्री लगाने के लिए भी कर सकते हैं, और भी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। तो जो मेन वर्ड है ना वो ये है कि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा डैश इज अ नेचुरल टूल फॉर प्रोडक्शन, तो क्या लिखोगे? लैंड। दूसरा देखो, इस पे तो अभी तक शायद नहीं आया, ऑब्जेक्टिव इस पे आया है, डैश इज अ लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर एक लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैसे? जिंदा है ना, बाकी सब मरे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें देखो ये है ऑब्जेक्टिव, ये वन वर्ड एक बार आया था कि हु इफिशिएंटली कंबाइंस द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, वन वर्ड में आया था, हु इफिशिएंटली कंबाइन द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो क्या होगा इसका आंसर?